बेगुनाह तालीम की चाह ने सुखी को रुस्वा कर दिया। गलती न होते एवी भी इसको मोरिद इल्जाम ठहराया गया है। इतनी तरक्की होने के बावजूद न जाने हमारे गांव में रहने वाले क्यों नहीं बदले। जहालत और सोच की पसमानदगी यकीनन बहुत सी लड़कियों की जिंदगी तबाह कर चुकी है। आखिर सुखी के साथ हुआ क्या, आपको बताती हूँ। मेरे ताया की बेटी सुखी बहुत अच्छी लड़की थी। वो माँ बाप की इतनी फरमाबरदार थी कि सब रिश्तेदार अपनी बच्चियों को उसकी मिसालें दिया करते थे। अगरचे गरीब घराने से इसका ताल्लुक था, मगर वो ना लालची थी और न किसी शहजादे के ख्वाब देखती थी। वो बस कहती कि काश मुझे मेरे वालिद पढ़ने की इजाज़त दे दें तो मेरी जिंदगी सांवर जाए। बताती चिल्लों कि हम एक गांव में रहा करते थे जहां लड़कियों को पढ़ाना बुराई तसव्वुर किया जाता था। सारे गांव के लोग पुराने ख्यालात के थे, आज के जमाने से सदियों पीछे थे। वो ऐसे रस्म व रिवाज के पाबंद थे जिनका तरक्की याफ्ता दौर में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। सुखी का बाप ट्रक चलाता था। वे ट्रक पर फ्रूट लाद कर दूसरे शहरों में ले जाता था। इस तरह वो हलाल की रोजी कमाकर अपने बच्चों का पेट पाल रहा था। गुर्बत के बावजूद मेरे ताया की गांव में बहुत इज्जत थी कि वो गलत तरीकों से दौलत कमाने को बुरा जानता था। काफी अरसे से बड़े शहरों में आने जाने से इसके ज़हन में काफी तब्दीली आ गई थी। अब वो लड़कियों की तालीम को बुरा नहीं समझता था, लेकिन बरादरी के एतराज़ात से बचने के लिए सुखी को स्कूल नहीं भेजता था। एक दिन इसने देखा कि इसकी बेटी पड़ोस की लड़की की मिन्नत समाजत कर रही है कि वो इसे पढ़ना लिखना सिखा दे। यहाँ तक कि इसने पड़ोसन लड़की के पांव को भी हाथ लगाए, जिस पर ताया को गैरत आई और इसने बेटी के सर पर हाथ रखकर कहा, मेरी बच्ची, तुम मेरी लाज रखना, मैं तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। मैं तुम्हें अपने गांव के स्कूल में मिडिल तक तालीम दिलवाऊंगा। चूंकि हमारे गांव में लड़कियों का स्कूल मिडिल तक ही था, लिहाजा सुखी ने अपने बाप से वादा किया कि वो उनकी इज्जत की लाज रखेगी। हरगिज ऐसा मौका न देगी कि बाप को दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़े। यूं ताया ने उसे स्कूल में दाखिल करवा दिया। इसकी क्लास में एक अमीर बाप की बेटी हसन बानो भी पढ़ती थी, जिसने सुखी की अच्छी आदत और नर्म मिजाजी के सबब इसे पसंद कर लिया और दोनों की दोस्ती हो गई। वो कार में आती जबकि सुखी पैदल स्कूल जाती थी। हसन बानो का भाई अक्सर गाड़ी पर अपनी बहन को स्कूल छोड़ने और लेने आता था। इसका नाम जमान खान था। वो हसन परस्त नौजवान था। जब इसने सुखी को देखा तो इस पर फरिफ्ता हो गया। चाहता था कि ये लड़की मुझसे कलाम करे, लेकिन वो छठी के वक्त जब अपने घर की समत रवा दवा होती तो हर शय से है नियाज है कर चलती। इसे जमाने की हुआ ना लगी थी। कई बार हसन बानो ने कहा कि एऊ सुखी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं। हम एक ही रास्ते से आते जाते हैं, तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। मगर सुखी ने इनकार कर दिया। कहा कि जब मुझे पैदल ही जाना है तो फिर किसी की गाड़ी में बैठने का क्या फायदा। मेरे वालिद की भी इजाजत नहीं है कि मैं किसी की गाड़ी में बैठूं। मेरी छोटी बहन को भी ताया ने वालिद से कहकर स्कूल में दाखिल करा दिया था। इस तरह ये दोनों इकट्ठे आती जाती थीं। मेरे वालिद भी काफी सख्त मिजाज आदमी थे। ये दोनों वक्त पर स्कूल जाती और वक्त पर घर इजात। कभी किसी सहेली के घर उधर इधर नहीं जाती थीं। इसी तरह वक्त तेजी से गुजरता रहा और ये 8वीं क्लास तक पहुंच गईं। ताया खुश थे कि सुखी बहुत अच्छे नंबर लाई थी। स्कूल की उस्तानियां इसकी तारीफ करती थीं। उन्हें उम्मीद थी सुखी बोर्ड के इम्तिहान में पोजीशन लेगी और उनके स्कूल का नाम रोशन करेगी। हुआ भी ऐसा ही। मिडिल के सालाना इम्तिहान में इसने नुमायां कामयाबी हासिल की। टीचर ने घर आकर उसके वालिदैन को मुबारकबाद दी। ताया बहुत खुश थे। उन्हें अपनी बेटी पर फख्र महसूस होता था। हम सब उसकी शानदार कामयाबी पर खुश थे। खुश नहीं था तो एक ज़मान, क्योंकि वो अभी तक सुखी से बात करने में कामयाब नहीं हो सका था। इसके दिल में ये आरजू शदीद होती जा रही थी कि वो सुखी को अपनी जानिब माइल कर ले, ताहम अपनी बहन से ये बात नहीं कह सकता था क्योंकि ये एक मयूब बात थी। पहले वो स्कूल आते जाते इसका दीदार कर लेता था। अब सुखी ने स्कूल आना बंद कर दिया था और घर बैठ गई थी। तभी मजबूर है कर इसने हसन बानो से कहा कि तुम इस लड़की से दोस्ती का रिश्ता कायम रखो, क्योंकि मैं सुखी से शादी करने का ख्याल रखता हूं। हसन बानो ने समझाया कि ये बात मुमकिन नहीं होगी, क्योंकि हमारे वालिद दौलत के पुजारी हैं। वो हरगिज एक गरीब की बेटी को अपनी बहू बनाना पसंद ना करेंगे।
تم اس خیال کو ذہن سے نکال دو۔ زمان کو مگر چین نہ تھا، وہ ہر حال میں سکھی سے رابطہ کرنا چاہتا تھا۔ انہی دنوں سیل فون نیا نیا آیا تھا۔ سکھی کے والد کو بھی 2 سیل فون اس کے مالک نے دیے کہ ایک اپنے پاس رکھو تاکہ جب تم گھر میں ہو تو میں تم سے رابطہ کر سکوں، دوسرا اپنی بیوی کو دے دو تاکہ جب تم ڈیوٹی پر دوسرے شہروں میں قیام کرو تو وہ تم سے رابطہ کر سکے۔ تایا جی نے ایسا ہی کیا، ایک فون خود رکھا، دوسرا بیوی کو دے کر کہا کہ اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہارے سوا اس فون کو گھر میں کوئی اور استعمال نہ کرے۔ ہاں، میں بہت خیال رکھوں گی اور کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی، تائی نے جواب دیا۔ واقعی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ فون اپنے پاس رکھتی لیکن وہ پڑھی لکھی نہیں تھیں۔ جب نمبر ملانا ہوتا انہیں سکھی سے کہنا پڑتا کہ نمبر ملا کر دو اور وہ ماں کو نمبر ملا دیا کرتی۔ تایا اور تائی مطمئن تھے کہ ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے کہ موبائل فون کو استعمال کرے۔ پہلے تائی فون ہر وقت اپنی نگرانی میں رکھتی لیکن پھر انہوں نے اس کی پرواہ چھوڑ دی کہ فون کہاں رکھا ہے، کیونکہ سکھی کسی کو فون کرتی تھی اور نہ ہم لڑکیوں میں سے کسی کے پاس سیل فون تھے سوائے حسن بانو کے۔ بات کرنی ہوتی تو پہلے وہ سکھی کی ماں سے بات کرتی، اجازت مانگتی تو تائی اس کی بات سکھی سے کروا دیتی تھی۔ کسی طرح زمان نے سکھی کی والدہ کا نمبر معلوم کیا اور ایک دن اپنی ایک رشتہ دار لڑکی کے ذریعے فون ملا کر سکھی سے بات کی۔ جب سکھی نے ہیلو کہا تو لڑکی نے فون زمان کو دے دیا۔ اس نے سکھی سے بات کی کہ میں کئی سال سے تم سے بات کرنا چاہتا تھا، تم مجھے پسند ہو، تمہارے والد جو مانگیں گے ہم وہ دے دیں گے، میں تمہیں اپنی دلہن بناؤں گا، تم کبھی کبھی فون پر مجھ سے بات کر لیا کرو۔ یہ الفاظ سن کر سکھی کو بہت غصہ آیا، اس نے فوراً فون بند کر دیا۔ اب بار بار تائی کا فون بجتا، جب وہ اٹھاتی بند ہو جاتا۔ وہ سمجھتی کہ رانگ نمبر ہے، کوئی تنگ کر رہا ہے، لیکن سکھی کو علم تھا یہ کوئی اور نہیں زمان ہے۔ اس نے کسی طرح حسن بانو سے رابطہ کیا اور کہا کہ اپنے بھائی کو سمجھو ایسا نہ کرے، اگر میرے بابا جان کو علم ہو گیا تو میرے ساتھ ہی نہیں اس کے ساتھ بھی بہت برا ہوگا۔ زمان مگر کہاں سمجھنے والا تھا، وہ ایک ضدی لڑکا تھا۔ اس نے کوشش جاری رکھی۔ اتفاق سے انہی دنوں اس کے گھر کا کوئی شیشہ ٹوٹا جس سے اس کی کلائی زخمی ہو گئی۔ اس نے فوراً اپنے خون سے سکھی کو خط تحریر کیا کہ اگر تم نے مجھ سے فون پر بات نہیں کی تو میں جان دے دوں گا۔ میں نے یہ خط اپنی کلائی کاٹ کر تحریر کیا ہے۔ اس نے خط موقع دیکھ کر ایک بچے کے ہاتھ بھیج دیا جو اسے حفاظت سے مل گیا۔ اس نے خط کھول کر پڑھا تو بہت پریشان ہوئی کیونکہ خط خون سے لکھا ہوا تھا اور زمان کا نام بھی تحریر تھا۔ اگر تم نے جواب نہیں دیا تو میں اپنی شارک کاٹ لوں گا، اس کی دھمکی سے وہ بیچاری ڈر گئی۔ اتفاق کہ وہ ہمارے گھر آئی تو حسن بانو بھی اپنی والدہ کے ہمراہ آئی ہوئی تھی کیونکہ اس کی ماں سے میری امی کی بھی سلام دعا تھی۔ سکھی نے حسن بانو کی خیریت پوچھی۔ وہ بولی، خیر نہیں ہے کیونکہ میرے بھائی کی کلائی بری طرح زخمی ہو گئی تھی اور اب وہ اسپتال میں داخل ہے۔ یہ سن کر سکھی پریشان ہو گئی، تبھی حسن بانو نے کہا، تم جانتی ہو کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اب اگر تم اس کی زندگی چاہتی ہو تو ایک بار میرے بھائی کو اسپتال دیکھیو تاکہ وہ جلد صحت یاب ہو جائے۔ وہ سادہ دل لڑکی ایسے جھمیلوں میں نہیں پڑنا چاہتی تھی لیکن یہ بھی نہ چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے کسی کی جان چلی جائے۔ اس نے کہا کہ تم اپنے بھائی کو سمجھو، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس کے ساتھ رابطہ نہیں رکھ سکتی کیونکہ اپنے والد سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی عزت کی لاج رکھوں گی۔ وہ بولی، میں کب کہتی ہوں کہ تم اس کے ساتھ محبت کرو، میں یہ چاہتی ہوں کہ تم ایک بار مل کر اسے سمجھا دو تاکہ وہ دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس سے تم لوگوں ہماری عزت میں فرق آئے۔ یوں کہہ سن کر حسن بانو نے اسے راضی کیا اور ہمارے گھر سے اسے اسپتال لے گئی۔ سکھی نے کہا، اگر میری ماں پوچھے کہ کہاں گئی ہے تو کوئی بہانہ کر دینا، میں صرف 5 منٹ وہاں رکوں گی اور زمان کو خدا کا واسطہ دے کر سمجھوہے گی کہ وہ ان حرکتوں سے باز آ جائے۔ اللہ کی مرضی، اس کی ماں نے تو نہ پوچھا، وہ سمجھی کہ ہمارے گھر میں بیٹھی ہے، لیکن اس کے والد نے سکھی کو اسپتال میں زمان سے بات کرتے دیکھ لیا۔ وہ اپنے ایک بیمار دوست کی عیادت کو اسپتال گئے تھے۔ گھر آ کر بیٹی کی خوب خبر لی، ساتھ ہی بیوی کو بھی مارا کہ تم نے دھیان کیوں نہیں دیا کہ یہ اسپتال اس لڑکے کی عیادت کو چلی گئی، اس کے ساتھ اس کا کیا واسطہ ہے؟
ताया अलिफ ने यहीं पर बात खत्म नहीं की बल्कि बीवी से कहा कि अब मैं सुखी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, किसी दिन मार दूंगा। बीवी डर गई क्योंकि यहां ऐसी बातों पर लड़कियों के कत्ल होते रहते थे। ताई को भी यकीन हो गया कि सुखी के बाप ने महज धमकाने के लिए ऐसा नहीं कहा, वो बेटी की जान भी ले सकता है। ताई ने ताया के आगे हाथ जोड़े कि बेटी को मत मारना। तुमने इसे पढ़ाया लिखाया है तो इस पर यकीन रखो कि इसने कोई गलत हरकत नहीं की होगी। और गलत हरकत किया हो सकती है, मैंने खुद अपनी आंखों से मर्दों के वार्ड में इस लड़के से बातें करते देखा है। मेरे लिए बस इतना ही काफी है। तुम क्या चाहती हो कि मैं सुखी को जिंदा रखकर इससे ज्यादा संगीन जुर्म का इर्तिकाब करूं और इस लड़के के साथ उसके खानदान को भी खत्म कर दूं? ताई बहुत डरी हुई थी। उन्होंने शौहर के कदमों को छू कर कहा, क्या उसके अलावा कोई हल नहीं हो सकता है? अगर लड़के का बाप हमें 100 भेड़ें देकर हमारी लड़की का रिश्ता मांग ले क्योंकि वो पैसे वाला है, इतनी भेड़ें दे सकता है। यहां बहुत से कबीलों में अब भी यही रिवाज है कि लड़की का रिश्ता तय करते वक्त कुछ रकम नकद अमाल मवेशी की सूरत में लड़के वालों से लेकर रिश्ता दिया जाता है और ये रकम बेटी की शादी पर खर्च कर दी जाती है। इसे एक रस्म के तौर पर लिया जाता है। इस तरह लड़की वालों की इज्जत होती है। मेरे ताया जी चूंकि नगरी नगरी घूमते थे लिहाजा वो बेटी को सजा नहीं देना चाहते थे, जो यहाँ का रिवाज था कि अगर लड़की किसी गैर लड़के से राबता रखे तो इसे दोनों को ही जान से मार दिया जाए। ताई ने कहा, ठीक है, मैं जाकर हसन बानो की वालदा से करती हूँ। मुझे उम्मीद है वो मेरी बात मान लेगी और शौहर को राजी कर लेगी। यूं वो जमान के घर मेरी उम्मी के साथ गईं। मामले की संगीनी बताकर मिन्नत समाजत की कि अगर तुम्हारा लड़का चाहता है तो शौहर को राजी करो। वो इज्जत से रिश्ता मांग कर मेरी लड़की को बहू बना ले, वरना मेरा शौहर सुखी को मारने की किस्म खा चुका है। खुदा के वास्ते मुझ पर रहम करो। औरत का दिल ताई के आंसू देखकर पसीज गया। हसन बानो ने भी अपनी मां से कहा कि जमान कब से सुखी से राब्ते की कोशिशों में था, मगर वो इसको मौका ना देती थी, तो मैं ही सुखी को अस्पताल ले गई थी कि वो भाई को समझाए। खातून ने शौहर से बात की। वो दौलतमंद आदमी गुरूर का मारा हुआ था। इसने न सिर्फ इनकार किया बल्कि बीवी से कहा कि आइंदा मजदूर की ये औरत हमारे घर न आए, अपनी औकात में रहे। बीवी ने समझाया कि तुम्हारा बेटा ही मसला पैदा कर रहा है। किसी दिन वो भी सुखी के साथ मारा जाएगा, फिर तुम क्या करोगे? ये दौलत तुम्हारे किस काम आएगी? हमारा एक ही बेटा है। जमान के वालिद ने कुछ देर सोचा फिर कहा, मैं जमान से बात करता हूं। अगर वो हाँ कर देगा तो हम रिश्ता ले लेंगे। बाप ने बेटे से बात की तो हैरत की बात है कि इसने साफ इनकार कर दिया। कहा कि सुखी को मैं इस काबिल नहीं समझता कि हमारे घर की बहू कहलाए। आप उसकी मां को इनकार कर दें। मां मजबूर हो गई क्योंकि बाप और बेटे दोनों ने सुखी का रिश्ता कबूल करने से इनकार कर दिया था। ताया ने बीवी से कहा, वो लोग इज्जत के साथ रिश्ता लेने पर राजी है। जवाब मिला कि नहीं, उन्हें दौलत का घमंड है। ये रिश्ता मुमकिन नहीं है। उन्होंने हमें कमतर समझकर इनकार कर दिया है। अब तुम क्या करोगे? क्या सुखी को वाकई मार दोगे? मैं ये नहीं कर सकता, मगर भाभी को हमरा लेकर जमान के वालिदैन के पास गईं। ये तुमने गलती की। अब बात खिल जाएगी। वो अपने मैके में जरूर ये बात बतलाएगी। इसलिए मुझे सुखी को अपने घर से रवाना करना पड़ेगा। यूं ताया ने बेटी की जान तो बख्श दी, लेकिन इसे दूरदराज के गांव में एक शख्स के हाथ फरोख्त कर दिया ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। जिस शख्स ने इसे खरीदा, इसने अपने बेटे का घर बसाना था। वो एक बुजुर्ग आदमी था। सुखी का निकाह बेटे से किया और इसे बहू बनाकर अपने घर में रख लिया। अमूमन ऐसी खरीदी गई लड़की की ना ससुराल में इज्जत होती है और ना शौहर उसके साथ अच्छा सलूक करता है, लेकिन अल्लाह ने सुखी की बेगुनाही और मजलूमियत पर रहम खाया और इसे शहबाज की सूरत में एक नेक शौहर अता कर दिया, जिसने इसके साथ हसन सलूक से जिंदगी गुजारने का इरादा कर लिया। इस तरह मेरी कजिन की किस्मत बदल गई। वो मौत के मुंह से निकली और एक फरिश्ता सिफत इंसान की शरीक जिंदगी बन गई, जिसने न सिर्फ इज्जत दी बल्कि जन्नत जैसा घर भी दिया। ये अल्लाह ताला का करम होता है, जिस पर हो जाए वो फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है, वरना हमारे गांव में ऐसी लड़की का बच जाना भी एक मौजिज़ा था, जिस पर कोई इस तरह का इल्जाम हो। वो अगर मौत से हमकिनार न की जाए तो फरोख्त होती है, तब भी इसकी जिंदगी किसी जहन्नम से कम नहीं होती। ससुराल
والے بدچلن سمجھتے ہیں اور اس کے کردار پر تانا زنی کرتے ہیں مگر سکھی رہی۔ اس کے ساتھ ایسا کچھ نہ ہوا۔ اللہ نے اسے بہترین سوچ رکھنے والا شوہر اور خوشیوں بھری زندگی عطا کر دی۔ زمان نے تو سکھی کی زندگی تباہ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، وہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ اچھے لوگوں میں چلی گئی، ورنہ زندگی بھر سکھی تانے سنتی اور اس کے ماں باپ زمانے کے سامنے عزت کا بھرم رکھنے کے لیے خاموش تماشائی بنے رہتی۔ سکھی کی نیک نیتی نے اسے انعام میں اچھا شوہر دیا، سکھی نے اپنے باپ کی لاج رکھی تو پھل اسے بھی ملا، سکھی ہی رہی۔